हेलो फ्रेंड, दिस इज़ नीलम हियर। वेलकम टू परीक्षापीडिया। आज हमने सीडीपी के कुछ 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो हम आज सीडीपी सॉल्व करेंगे। और जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सबके सामने लिए गए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि। क्वेश्चन देखिए, पहला आपके सामने ये है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। मतलब एकाधिक का मतलब होता है एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है। इसका मतलब हुआ कि वो बुद्धि के बारे में बात की जा रही है जो एक से अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन से बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एक अधिक मतलब एक से अधिक बुद्धिमानी की बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर 2, जो मतलब जिसमें एक से अधिक या बुद्धि कई प्रकार की के बारे में बात की जा रही है, वही क्या होता है, एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, बच्चों में वो बाय मिस्टेक हो गया है, प्रतिभाशीलता डैडस के कारण हो सकता है। अब क्या देखिए, ऑप्शन है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो आप सभी जानते हैं प्रतिभाशाली बच्चा कैसे, मतलब उसको कहाँ से ज़्यादा उसे मोटिवेट मिलता है, किसकी वजह से होता है। तो आप जानते हैं एक संसाधन समृद्ध वातावरण, नहीं, ऐसा करने से बच्चे के अंदर नहीं आएगा। सफल माता पिता, ज़रूरी नहीं है कि अगर माता पिता सफल है तो बच्चा प्रतिभाशाली ही हो। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आनुवांशिकता और वातावरण। आप जानते हैं इन्वायरमेंट और हेरिडिटी बहुत मायने रखती है किसी भी बच्चे का प्रतिभाशाली होने में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिसलेक्सिया, सृजनात्मकता है या फिर प्रत्यास्थी है। तो आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि देखिए, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है। कन्वर्जेंट क्या होता है, सारे मतलब अलग अलग बिखरे तरीके से होते हैं और वो एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, वो होता है जो एक बिंदु से चारों तरफ हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सृजनात्मक। सृजनात्मक है जो इसमें क्या होता है, जिसमें मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चा बहुत ज़्यादा सृजनशील होता है, सृजनात्मकता होता है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी यही होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहलाता है। देखिए, आप इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कोई निर्माण की बात नहीं हो रही है, ड्रिल और अभ्यास की बात नहीं हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो आप देखिए, जिसमें निष्क्रिय अनुभव, अधिगम कभी निष्क्रिय तो होता नहीं। हमने अधिगम की डिफिनीशन पढ़ी हुई है। जैसे गिलफोर्ड ने कहा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, और अधिगम तो हर जगह होता है, कहीं औपचारिक, कहीं अनौपचारिक, मतलब कहीं ना कहीं से हमें अधिगम हमारा होता ही रहता है। तो निष्क्रिय तो कभी नहीं हो सकता। तो आप इन दोनों में से एनालिसिस मेथड से निष्क्रिय काट दीजिए। अब बचता क्या हमारा, सक्रिय और सामाजिक। हाँ, अधिगम यही होगा, स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, आप जानते हैं इस स्कूल क्या है, बच्चों की एक ऐसी सामाजिक करण की संस्था है जहां पे प्रमुख स्थान स्कूलों की दिनचर्या होती है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, स्कूल के शिक्षकों का होता है। देखिए, बच्चों के बारे में बात करिए तो यहाँ शिक्षक ऑप्शन गलत ही है, स्कूल स्थान स्कूली बच्चों का होता है। देखिए, इसमें सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धिलब्धि का आईक्यू की अवधारणा दी गई है। आप जानते हैं आईक्यू की अवधारणा किसने दी है, आईक्यू की अवधारणा दी है स्टर्न के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है, स्टर्न के द्वारा दी गई है। और बिने ने सबसे पहले 1905 में बुद्धिलब्धि पर खोज की थी। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। अब व्यक्तिगत शिक्षा की बात हो रही है, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, विशेष शिक्षा कार्यक्रम। नहीं, विशेष की कोई बात नहीं है यहाँ पे, ई अधिगम
की बात नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जा सकता है। लेव वाइगोस्की की बात हो रही है। देखिए, उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंध, ये लेव वाइगोस्की का नहीं है। अनुकूलन जानते हैं किसका वर्ड है, पियाजे का है। पुरस्कार एवं दंड, ये भी आप जानते हैं स्किनर का है। और ये उद्दीपन, अनुक्रिया, क्या बोलते हैं, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक परस्पर क्रिया। क्योंकि लेव वाइगोस्की, मैंने पहले भी आपको बताया था, सोशियो कल्चर जो होता है, ये वर्ड किसका है, लेव वाइगोस्की का है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड है, तो इसमें वही बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये भी रिपीटेड है, तो ये भी पता है आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। किसने कहा था कि मनोविज्ञान जो होता है वो मन का विज्ञान होता है। तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेस्टोलॉजी ने कहा था कि मनोविज्ञान क्या होता है, मन का विज्ञान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण को पूर्ववर्ती है। प्रतिपालन की बात कर रही है, तो ये सामान्यीकरण से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें अभिप्रेरणा की कोई बात नहीं हो रही है, आत्मनिर्भरता की कोई बात नहीं हो रही है, बस विशिष्ट चरण बता दिया गया, तो वही होगा सामान्यीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। अब देखिए, अब व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर जो उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए जो पढ़ाने की उनकी विधि होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो होता है विभेदी अनुदेशन। क्या होता है, विभेदी अनुदेशन। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विभेदी अनुदेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो जाएगा, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो आप यहाँ पे देखिए, समावेशी की बात हो रही है, तो समावेशी शिक्षा क्या होता है, हमने बताया था पहले भी आपको। समावेशी मतलब जो सबका समान अवसर प्रदान करे, वही क्या होती है, समावेशी शिक्षा होती है। तो आपका करेंट आंसर क्या हो जाएगा, समता एवं समान अवसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुरुष महिला की भूमिका निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि, देखिए इसमें हमने बहुत सीटेड का, तो ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, बहुत बार हमने ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, आ भी चुका है। तो अब देखिए, लैंगिकता से ही है ये क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं, लेकिन लैंगिकता आती कहाँ से, एक सामाजिक अवतरण है, ये हमारे समाज ने ही बना रखा है लैंगिकता की, पुरुष ये करे, स्त्री ये करे। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। देखिए क्या, व्यक्तिकरणी, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक, ध्वनि संबंधी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि संबंधित, क्योंकि ध्वनि संयोजकों को की बात हो रही है, तो यहाँ पे ध्वनि संबंधी आपका आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। अब सृजनात्मकता को किससे मानेंगे, अभी भी मैंने आपको जस्ट बताया कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग वो होती है जो एक पॉइंट से हम कहीं भी चारों दिशाओं में सोच सकते हैं। ठीक है, अमूर्त चिंतन कर सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग में। तो ये विदित सोच होती है। कैसी सोच होती है, विदित सोच होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विदित सोच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम विकास के विविध मार्गों को निष्कर्षों के रूप में हो जाता है। अब क्या हो जाता है, चुनौतियाँ, सीमाएं, वंशाक्रम, पर्यावरण, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। तो आप देखिए, विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम बताया जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और पर्यावरण। ठीक है, विकास का आप जानते हैं यही रिलेटेड होता है वंशानुक्रम और पर्यावरण से, तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 21,
किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। कैसे बनाता है अधिगम को सुगम? खोज को प्रोत्साहन देके नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित, हतोत्साहित तो एकदम नेगेटिव वर्ड है, ये तो कभी होगा ही नहीं। आवृत्ति को बढ़ावा देके, तो यस आपका आंसर हो जाएगा खोज को प्रोत्साहन करके। आप जानते हैं किसी भी शिक्षा को कोई भी शिक्षक है वो अपनी कक्षा को रुचिकर या प्रगतिशील कक्षा कहा तभी जा सकते हैं वो जब वो खोज को बढ़ावा देता है। ठीक है, जब एक्टिविटी करवाता है बच्चों को, मतलब खोज करने का अवसर देता है और उन्हें समझता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, खोज को प्रोत्साहन देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? अब गौड़ वाहक पूछा है, मतलब सेकेंडरी पूछा है, तो परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, पास पड़ोस, निकटतम और परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। आप जानते हैं कि परिवार जो है प्राइमरी होता है, तो परिवार जिसमें उसको आप हटा दीजिए तो बचता है कि आपका विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी होता है समाजीकरण का गौड़ वाहक, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब भी कभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए, पहले तो आप फैमिली जहाँ पे आए, परिवार वहाँ हटा दीजिए, क्योंकि ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी नहीं होते हैं। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 23, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास की बात की जा रही है। जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था या फिर प्रारंभिक बचपन का अवस्था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन की अवस्था जो होती है वो संवेदनशील समय होता है। ठीक है, भाषा विकास के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? विद्यालय की प्रथा की बात बाहर, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम या प्रतियोगितात्मक कक्षा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यही होता है। तुलना करके नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे क्या बच्चे होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। शारीरिक दंड बिल्कुल मना है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 पे सार्थक अधिगम पूछा है। सार्थक अधिगम क्या होता है? उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्म तथा सहचर, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर आपका ये है। अब जैसे इसमें क्या है, अनुकरण गलत है, निष्क्रिय ग्रहण, निष्क्रिय आप जानते हैं इनएक्टिव होता है, वो तो बिल्कुल ही सीटेड का नेगेटिव पॉइंट होता है, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? आप जानते हैं संवेग, मूल संवेग 3 बताए गए हैं, डर, भूख, प्यास। ठीक है, तो आपका इसमें डर आपका क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। और वैसे मैकडूगल ने 14 संवेग के बारे में बताया है, और जिनमें से एक ये भी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। वे अच्छी तरह से वर्दी पहनने वाले में हो, अनुशासन बनाए रखते हो, उपस्थिति में नियम, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। यस, आपका यही करेक्ट आंसर होगा। जब बच्चा क्लास में प्रेरित है, मोटिवेटेड, तब समझा जाएगा जब वो क्वेश्चन करे और समझे कि टीचर ने क्या पढ़ाया है। जब क्वेश्चन करता है तो मतलब वो एकदम से सक्रिय हो जाता है। ठीक है, और जिज्ञासु भी होता है जानने के लिए, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ने शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर तो बिल्कुल गलत है, चुप्पी साधने ये भी गलत है। तो आप बताइए इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29, एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय। अब इसमें के बजाय पूछा है। असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लाने के लिए लक्ष्य, अंक लाने के लिए लक्ष्य, असफलताओं से बचने के लिए लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे एवं लेव वायगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? किस रूप में देखते हैं? निष्क्रिय, आवृत्ति प्रक्रिया, सक्रिय
उज्जैन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन या प्रतिक्रियाओं को अनुबंधन। तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण करने की प्रक्रिया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की 30 क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करिएगा। और आपको अगला कौन सा पढ़ना है, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, जो भी पढ़ना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं उस अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट पीपीटी तैयार करवाऊँगी।